नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड टेट जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी का हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका 14 दिसंबर 2018 में पूछा गया था। तो ये इससे पहले मैंने आपकी 4 वीडियो कंप्लीट करा दी हूँ प्रीवियस ईयर का। ये आपका 5वां वीडियो है आपका प्रीवियस ईयर 14 दिसंबर 2018 का। इसे आज हम सॉल्व करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि का सही उदाहरण है। पहले हम जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। सबसे पहले आज हम उसे समझते हैं कि समास और संधि में क्या अंतर है। समास उसे कहते हैं जहाँ शब्दों का योग हो, वो क्या है आपका समास है। या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। देखिए, दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने या मेल बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। किसे कहते हैं, समास कहते हैं। क्योंकि संधि और समास में बच्चे अक्सर गलत करते हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर आपको परिभाषा से 1 नंबर क्वेश्चन आता ही है कि समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। समास हम उसे कहते हैं दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि कहते हैं दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में वर्ण का मेल योग होगा और समास में शब्दों का मेल होगा। आपको बस इतना फर्क करना है कि समास में शब्दों का जो योग होगा वो आपका समास होगा, और संधि में जहाँ वर्णों का योग होगा वो आपका संधि होगा। ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं, इनके भेद होते हैं 6। कौन कौन से भेद होते हैं आपके, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। कौन कौन से हो गए आपके, 6 भेद होते हैं समास के। कितने, 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, और कौन सा होगा, कर्मधारय समास, और आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन सा, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब इस समास को हमें याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है आपका। क्या ट्रिक है आपका, अतिका बहु दीदी। क्या होगा, अतिका बहु दीदी। अतिका से क्या होगा आपका अव्ययीभाव समास, त से हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, क से हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, अब बहु से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, अद्दि से होगा द्विगु समास, और द से होगा द्वंद्व समास। क्या है, अतिका बहु दीदी। ठीक है, समझ में आ गया। समास किसे कहते हैं, जहाँ शब्दों का योग होगा आपका समास होगा। संधि किसे कहेंगे, जहाँ वर्णों का योग होगा। बस आप इन दोनों में इतना डिफरेंस कीजिएगा, क्योंकि बच्चे इसी में दोनों में योग है, लेकिन शब्दों का किस में है और वर्णों का किस में, इसी में कन्फ्यूजन में बच्चा 1 नंबर की गलती कर देते हैं। तो बिल्कुल आप इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। समास से कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन से, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। कौन सा इसका सही उदाहरण है, देखते हैं। ए निषदीन, बी है त्रिभुवन, सी है महापुरुष, डी है पंचानन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंचानन। ठीक है। कैसे होगा, देखते हैं। बहुव्रीहि पहचानने का एक अच्छा सा नियम क्या है, इसमें आपको देवी देवताओं का नाम होंगे, एक दूसरे का पर्यायवाची होगा, और मंत्रियों का नाम होंगे, शब्द समूह एक साथ आता होगा, शब्दों का समूह बहुत बड़े बड़े शब्द होंगे, तो क्या होगा आपका वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखते हैं कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, समझते हैं। जहाँ अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है। ठीक, कहाँ, जहाँ अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है, वो वहाँ क्या है, बहुव्रीहि समास है।
अर्थात जहाँ दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध कराते हैं वो क्या है आपका बहुब्रीहि समास है। क्या है देखते हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जहाँ दो से अधिक पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध करते हैं, बोध कराते हैं, वो क्या है आपका बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अब जिसमें ये क्या है आपका ऑप्शन है आपका पंचानन। पंचानन का अर्थ क्या हो गया आपका पांच है आनन जिसके, पंचानन क्या होगा आपका पांच है आनन जिनके, वो क्या होंगे आपके शंकर। तो शंकर मतलब जहाँ दो से अधिक पद मिलकर, दो यहाँ पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध किया, किसका पद का बोध कर दिया शंकर जी का, तो वो क्या हो गया आपका समास। मतलब जहाँ दो या दो से अधिक पद मिलकर, एक पद दो पद, पांच जिसके आनंद, ठीक दो पद मिलकर किसी तीसरे का बोध कराए, शंकर जी का तीसरे का बोध कराए, तो वो क्या हो गया आपका बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, इसमें महापुरुष क्या है आपका कर्मधारय समास है। महापुरुष क्या है कर्मधारय समास है। ठीक है, त्रिभुवन इसमें संख्या है तो ये आपका द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा द्विगु समास होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। य र ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं, पढ़ते हैं। ए स्पर्श व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी आपका अंतस्थ व्यंजन, डी आपका उष्म व्यंजन। इसका सही आंसर क्या होगा आपका ये आपका य र ल व क्या है अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कौन सा है जो आपके 25 जो वर्ण होते हैं क से लेके म तक, ये आपका क्या है स्पर्श व्यंजन। संयुक्त क्या होता है छ त्र श्र ग, ये आपका क्या है संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ क्या है आपका य र ल व, उष्म क्या है श श ह, आपका ये हो गया आपका उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, कैसे हमें पहचानेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होता है वो क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन है। जिनका वर्णों का उच्चारण हम स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती में करते हैं वो वर्ण क्या हो गया आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ कितने हो गए 4, उष्म कितने हो गए 4, संयुक्त कितने हो गए 4, स्पर्श कितने हो गए 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा एक डैश विषय है, क्या है भाषा एक डैश विषय है। एक सैद्धांतिक, बी है व्यवहारिक, सी है नीरस, डी है चुनौतीपूर्ण। इसका सही आंसर होगा आपका भाषा क्या है हमारा एक व्यवहारिक विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। ए ये भाषिक नियम ही सिखाती है, बी बच्चों के थाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, सी ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, डी ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। ए पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, बी पहले नियम बताना, सी पहले नियम का विश्लेषण करना, डी आपका पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना। इसका सही आंसर हो जाएगा हम आगमन का मतलब क्या हो गया आपका उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो इसका सही होगा आपका आंसर। और पहले नियम का मतलब निगमन का मतलब होगा आपका मतलब नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण जो होगा वो क्या होगा आपका निगमन विधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं पाते। ए 12 खंडी के परिचय, बी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, सी है संयुक्त अक्षरों का पहचान, डी है लिपि से परिचय। इसका सही होगा आंसर 12 खंडी से बिना परिचय को हम क्या करते हैं हम किसी अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। किसके अभाव में 12 खंडी के बिना परिचय का हम पढ़ाई नहीं कर सकते।
बाराखंडी का मतलब क्या है? बाराखंडी किसे कहते हैं? बाराखंडी हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों के जो संयोग से बनने वाले अक्षरों के क्रम होते हैं ना, वो क्या है आपके? बाराखंडी है। किसे कहते हैं बाराखंडी का मतलब? बाराखंडी हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों के जो संयोग से बनने वाले अक्षर होते हैं ना, अक्षरों के जो क्रम होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? बाराखंडी के कारण होते हैं। तो हम क्या तो बाराखंडी के बिना हम क्या पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो स्वर और व्यंजन जो हम पढ़ते हैं संयोग से, वो किसके कारण पढ़ते हैं? बाराखंडी के कारण पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? ए चमक चकमक, ए चकमक, बी गणेश, सी मानवता, डी अपयस। इसका सही होगा आंसर आपका डी अपयस क्या है? आपका यौगिक शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मेल से बनते हैं और जिनको अलग अलग करने पर उनकी सार्थक खंड बचा रहता है, यौगिक कहलाते हैं। अपयस का संधि विच्छेद कीजिए, अप प्लस यस, ये क्या हो गया? आपके अलग अलग करने के बाद भी इनका जो सार्थक खंड बचा रह गया, अपयस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सखी एवं भ्रमर का समानार्थी शब्द है? ए भावना, बी दोस्त, सी मित्र, डी अली। इसका सही होगा आपका आंसर भ्रमर समानार्थी शब्द अली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए भाषा तत्वों का ज्ञान, बी विषय वस्तु का ज्ञान, सी भौतिक तत्वों का वैज्ञानिक नाम ज्ञान प्रदान करना, डी पढ़कर समझने की योग्यता अर्जित करना। तो इसका सही होगा आंसर आपका विषय वस्तु का ज्ञान क्या है? उद्देश्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन अड़ का स्थान है, क्या होगा आपका? ए तालु, बी जीभ, डी सी दांत, सी है नासिका। तो ये आपका होगा आपका नासिका। नासिका में कौन कौन सा रहता है? अंगा, इया, अड़, न, म, ये क्या है आपका? नासिका वर्ण है। तो ये आपका क्या हो गया? आपका नासिका वर्ण हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रस निष्पत्ति के संबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? ए विभाव, बी अनुभाव, सी संचारी, डी आपका अभाव। इसका जो सही होगा आंसर अभाव क्या है? आपका रस निष्पत्ति का संबंध नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? ए रश्मि, बी अंशु, सी मयूख, डी निकेतन। इसका सही होगा निकेत। इसका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन डी निकेत क्या है? आपका शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ठीक है। तुरंग शब्द का अर्थ है? ए बिजली, बी हाथी, सी घोड़ा, डी शेर। इसका सही होगा आपका तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है। बिजली में क्या होगा? बिजली का हो जाएगा आपका अर्थ शब्द होगा धन प्रिया, धन प्रिया, इंद्रब्रज, चंचला। ठीक है। हाथी का क्या हो जाएगा आपका? गज, हस्ती, मतंग, मदकल। ठीक है। शेर का क्या होगा? वनराज, शार्दूल, केसरी। ये आपका क्या है? आपका ये सब पराची शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कवि की रचना है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही होगा आंसर आपका उर्वशी किसका महाकाव्य है? रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ए उदंड मार्तंड, बी अल्मोड़ा अखबार, सी समाचार सुधा वर्षण, डी आपका ब्राह्मण। इसका सही होगा आपका उदंत मार्तंड क्या है? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपका आ गया गद्यांश, जो आपके पेपर में गद्यांश और पद्यांश से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, गद्यांश को करने से पहले इसको हम पहले पढ़ेंगे। देखते, आज दुनिया में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मानवता के प्रति प्रेम की घोषणा के होते हुए भी उनकी बुनियादी उन खूबियों की जगह जो आदमी को इंसान बनाती है, नफरत और हिंसा पर ज़्यादा रही है। लड़ाई, सच्चाई और इंसानियत से इनकार है।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लड़ाई का टालना मुमकिन ना हो, लेकिन उसके नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। उनमें सिर्फ आदमियों की जान ही नहीं ली जाती, बल्कि जानबूझकर लगातार नफरत और झूठ का प्रचार किया जाता है और धीरे धीरे ये बातें लोगों को आम आदत हो जाती है। अपनी ज़िंदगी के बहाव में नफरत और झूठ के इशारों पर चलना बहुत खतरनाक होता है। इससे ताकत की बर्बादी होती है, दिमाग संकरा और विकृत हो जाता है और सच्चाई को देखने में रुकावट होती है। दुख की बात है कि आज हिंदुस्तान में बहुत सख्त नफरत है और गुजरा ज़माना हमारा पीछा करता है और मौजूदा ज़माना उससे भिन्न नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। मानव मात्र की मानसिक पृष्ठभूमि किन अवगुणों पर आधारित है? ए सत्य और करुणा, बी मानवता, सी नफरत और हिंसा, डी सच्चाई और प्रेम। इसका सही होगा आपका आंसर सी नफरत और हिंसा पर अवगुणों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध के किन गुणों के विरोध से पैदा होता है? ए धन और ऐश्वर्य, बी कीर्ति एवं ऐश्वर्य, सी सत्य एवं मानवता, डी आपका पद एवं प्रतिष्ठा। इसका सही होगा आपका आंसर सी सत्य और मानवता पर विरोध से पैदा होता है। घृणा और असत्य के मार्ग पर चलने से क्या अवगुण उत्पन्न होते हैं? ए भौतिक पागलपन, बी दिमागी संकरापन, सी आहार संकोचन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही होगा आपका दिमागी संकरापन से होता है। युद्ध होने से क्या मूलभूत हानि होती है? ए मात्र धन की हानि, बी मात्र जन की हानि, सी मात्र बल की हानि, डी नफरत और झूठ का प्रसार। इसका सही होगा आंसर आपका डी नफरत और झूठ का प्रसार मूलभूत हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र का प्रणेता है कौन? प्रणेता कौन है? ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी महर्षि दयानंद, डी राहुल शंकरयातन। इसका सही होगा आपका राहुल शंकरयातन क्या है? आपके घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? ए भाषा मात्र लिखित होती है, बी भाषा का ढांचा संरचनाहीन होता है, सी भाषा प्रतीकात्मक है, डी भाषा अनुकरणहीन माध्यम है। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन सी भाषा प्रतीकात्मक मूल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की है? ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी बुंदेली, डी भोजपुरी। इसका सही होगा आपका क्या होगा? जो विनय पत्रिका का कविता रचना हुई किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्ठ पद में कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ए इष्ट, बी इष्ट, सी अष्ट, सी षष्ठ। इसका सही होगा आपका इष्ट क्या है? कनिष्ठ, इसमें आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? ए आस्तीन का सांप, बी उल्लू बनाना, सी कमर टूटना, डी दूर के ढोल सुहावने। तो जो इसमें आपका उल्लू बनाना क्या है? आपका मुहावरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरों होए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी शैलेश। इसका सही होगा आंसर आपका शैलेश। शैलेश किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहाँ शैलेश अलंकार होते। इसमें क्या? रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरों हुए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वणिक छंद कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं? ए 31-31, बी 30-30, सी 24-24, डी 26-26। कितने होते हैं वणिक छंद में? 26-26 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर आपका गद्यांश आ गया है। ठीक है, पढ़ते हैं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जिंदगी के असली मजे किनके लिए है? जो आराम करते हैं, बी जो परिश्रम करते हैं, सी जो शहर में रहते हैं, डी जो पैसे वाले हैं। इसका सही होगा जो परिश्रम करते हैं जिंदगी के असली मजे वही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश में किस बात की महत्व को बताया गया है? ए श्रम, बी प्रकृति, सी जीवन, डी भाग्य। तो सही होगा श्रम को बताया गया है। श्रम मतलब परिश्रम को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? ए जीवन का रहस्य, बी अमृत, सी जीवन का सार, डी समुद्र से निकला हुआ अमृत। इसका सही होगा आपका जीवन का जो सार है क्या है? अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धूप में खूब सूख चुका है से क्या अभिप्राय है? ए रेगिस्तान में रहना, बी धूप सेकना, सी बीमार होना, डी कड़ा परिश्रम करना। इसका सही होगा आपका जो कड़ा परिश्रम करने का मतलब क्या है आपका? जो धूप में खूब सूख चुका है इसका क्या अभिप्राय है? कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।